साइंस का कल 10th क्लास के टेस्ट है, इसलिए साइंस में मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। साइंस का पेपर है कल 10th क्लास का। तो देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक डेफिनेशन नहीं बता रहा मैं। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे मैंने ये लिखा N2 + H2 NH3, तो ये संतुलित नहीं है। तो संतुलित नहीं है उससे पहले ये कंकाली समीकरण है। इसको संतुलित करने के लिए देखो, नाइट्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ 1 है, हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, इस तरफ 3 है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे? देखो, ये N2 + H2 और NH3, तो आप देखो इसको मॉरली कर सकते हैं। N इधर 1 है तो यहाँ 2 लगाएंगे, तो N कितने हो गए? 2, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, 6 कैसे होंगे? अगर यहाँ आगे 3 लगाएंगे तो 6 हो जाएंगे। तो ये संतुलित हो गए। इधर वाले ये अभिकारक कहलाते हैं, इधर वाले आपके उत्पाद। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। हीट एंड ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि भी कहते हैं। ये संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में हुआ। अब मैं सेकंड ले रहा हूं, कुछ मोस्ट बता रहा हूं आपको। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी शॉर्ट में बता रहा हूं, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऊष्मा का उत्सर्जन यानी ऊष्मा त्यागी जाती है। रिएक्शन है, रिएक्शन करना है जरूर आपको। और सेकेंड वाला ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी ऊष्मा ग्रहण की जाती है। इसमें से भी आ सकता है। अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का त्यागना। अपचयन में हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का त्यागना। तो देखिए, तीसरा मैं ले रहा हूं रिडॉक्स अभिक्रिया ले रहा हूं, जिसमें दोनों भी आ जाएगी। रिडॉक्स अभिक्रिया, देखो, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन साथ साथ होते हैं। देखो, Cu + H2O, तो ये बनेगा CuO + H2। तो आप देखिए, Cu का CuO में ऑक्सीकरण हुआ है, तो ऑक्सीकरण की डेफिनेशन भी आ जाएगी कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और H2O का H2 में, ये तो ऑक्सीकरण हुआ है, इसको ऑक्सीडेशन कहते हैं, ये ऑक्सीकरण हुआ है। H2 का H2O में अपचयन हुआ है, जिसे रिडक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई। अब जैसे ये आपको दे दे C+O2, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो ये ऑक्सीकरण हुआ है। शुष्क CO2 को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीकरण है, ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो अपचयन है। ये रिडॉक्स अभिक्रिया हो गई। अब देखिए, मैं आपको अम्ल और क्षार ले रहा हूं, जिसे एसिड एंड बेस कहते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो ये तो सिंपल डेफिनेशन है। तो ये ओरिनियस के अनुसार, ओरिनियस के अनुसार मैं बता रहा हूं, ओरिनियस या जलीय विलियन के अनुसार, या जलीय विलियन के अनुसार, जलीय विलियन के अनुसार इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, जलीय विलियन यानी जो जल होता है, ये H+ और OH- में विद्युत होता है। विद्युत यानी टूटता है। H+ को हाइड्रोजन आयन कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, और इसको कहते हैं हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन। जो H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं, और जो OH- आयन देता है उसे क्षार। अम्ल मतलब जो H+ देगा, क्षार मतलब जो OH- देगा।
अब देखिए पांचवा मैं लिख रहा हूं, जो अम्ल है वो दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल जो H+ अधिक देते हैं, शॉर्ट में H+ अधिक देते हैं, और ये H+ कम देते हैं। तो दो प्रबल अम्लों के नाम पूछे तो एक तो HCl आ जाएगा, और एक आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, और एक H2SO4 जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसको नमक का तेजाब भी कहते हैं, ध्यान रखना। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नमक का तेजाब, ये H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ये दोनों प्रबल अम्ल क्यों हैं पूछ ले तो ये H+ आयन अधिक संख्या में देते हैं। प्रबल अम्ल की डेफिनेशन बनाती है, जो जलीय विलयन में H+ आयन अधिक संख्या में देते हैं उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो जलीय विलयन में H+ आयन कम संख्या में देते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल में एक तो CH3COOH हो जाएगा एसिटिक एसिड, एक HCN हाइड्रोजन साइनाइड हो गया। ये एसिटिक अम्ल, इसको सिलिके का अम्ल भी कहते हैं। ये प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गए। छठा मैं प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार ले रहा हूं, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देखिए ये तो OH- आयन अधिक देगा और ये OH- आयन कम देगा। जो जलीय विलयन में OH- आयन अधिक संख्या में देते हैं उसे प्रबल क्षार कहते हैं, और जो जलीय विलयन में OH- आयन कम संख्या में देते हैं उसे दुर्बल क्षार कहते हैं। तो देखिए इसका हो जाएगा, एक तो KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक NaOH जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, पूछ सकते हैं कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा NaOH, क्योंकि ये OH- आयन अधिक संख्या में देते हैं। दुर्बल अम्ल का पूछे तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। ये पूछ सकते हैं प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। अब देखिए सातवां मैं ले रहा हूं आपके पीएच। पीएच होता है माइनस लॉग ब्रैकेट में H+। पीएच की डेफिनेशन हो जाएगी हाइड्रोजन आयन, ये हाइड्रोजन आयन है की सांद्रता, ये ब्रैकेट सांद्रता को प्रदर्शित करता है कि ऋणात्मक यानी माइनस ऋणात्मक को लघुगणक को पीएच कहते हैं। हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच कहते हैं, और ये पीएच का सूत्र हो गया। ये जो ब्रैकेट है ये मोलर सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता को। अब देखिए आठवां नंबर मैं ले रहा हूं, पीएच जो है वो 0 से 14 तक होता है। पीएच स्केल है वो 0 से 14 होता है, 0 से 14। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो विलयन अम्लीय होगा, पीएच का मान 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, और पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। तो देखिए ये पीएच का मान 7 से कम, तो इसका मतलब जो विलयन है वो अम्लीय होगा, और पीएच का मान अगर 7 से अधिक है तो विलयन क्षारीय होगा, और पीएच का मान 7 है तो विलयन उदासीन होगा। अब देखिए नम्मा में ले रहा हूं मेंडल। मेंडल का पूरा नाम पूछे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडल। ग्रेगर तो इसकी उपाधि दी गई, मेंडल ये ऑस्ट्रिया में पादरी था, पूछ ले, ठीक है ना। ग्रेगर की इसको उपाधि दी गई। इसने मटर का पौधा चुना, और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पूछे तो पाइसम सेटाइवम पूछ सकते हैं, पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना, क्योंकि मटर का पौधा बंद एवं द्विलिंगी प्रकार का होता है, और इसमें कम जगह में अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं, इसमें खर्च भी कम आता है, इसलिए मेंडल ने मटर का पौधा चुना। और मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है, क्योंकि मेंडल ने कहा था कि जो जनकों के जो लक्षण अपनी संतति में आ जाते हैं उसको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो देखिए 10वां मैं पॉइंट ले रहा हूं, दो बड़े टी, इसका मतलब शुद्ध बोना, शुद्ध लंबा, शुद्ध लंबा ध्यान रखना। दो छोटे टी, इसका मतलब शुद्ध बोना। और 11वां मैं ले रहा हूं समयुगम, दो बड़े टी या दो छोटे टी। अगर दोनों जीन समान है तो समयुगम है, दोनों जीन अलग अलग है तो विषम युगम, ये शुद्ध लंबा होगा, ये शुद्ध बोना होगा। और विषम युगम, विषम युगम एक बड़ा टी और एक छोटा टी, इसका मतलब ये अशुद्ध लंबा है,
और अगर एक छोटा टी और एक बड़ा टी बाद में है तो ये अशुद्ध होना है, ध्यान रखिएगा। ये विषम युग्म है, अगर दोनों जीन अलग अलग है तो विषम युग्म है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपीवन का नियम। तो देखिए उसमें एकल संकरण में 13वां पॉइंट डाल रहा हूं। एकल संकरण में जो जीन लक्षण प्रारूप होता है वो ध्यान रखना, लक्षण प्रारूप अनुपात होता है वो 3:1 और जो जीन प्रारूप अनुपात होता है वो 1:2:1। और द्विव संकरण में जो अनुपात होता है 9:3:3:1। अब देखिए मैं 14वां विद्युत धारा ले रहा हूं। विद्युत धारा I बराबर Q/T या I बराबर NE/T। I धारा है जिसका मात्रक एम्पियर होता है, Q आवेश है जिसका मात्रक कूलाम होता है, T समय है जिसका मात्रक सेकंड होता है, N इलेक्ट्रॉन की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो 6.25 × 10⁻18 होती है और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसका मात्रक हो गया कूलाम/सेकंड। कूलाम/सेकंड या एम्पियर हो गया। एक देखिए मैं थोड़ा यहां डाल देता हूं इसमें, कूलाम/सेकंड हो गया। ओम का नियम नंबर 14, ये 15 मैं यहां डाल देता हूं। ओम का नियम V प्रोपोर्शनल I। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो V प्रोपोर्शनल I, जिसे अनुक्रमानुपाती हटाएं तो ये हटाएंगे तो V बराबर R I आएगा। जहां V विभवांतर है तो V का मात्रक वोल्ट होगा, ध्यान रखना। और R प्रतिरोध है जिसका मात्रक ओम होगा और I का बता ही दिया। ओम को यूं करते हैं या इसको ओमेगा भी कहते हैं। 15 और 16 में यहां डाल देता हूं। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, ये भी पूछ सकते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध जिसे प्रतिरोधकता कहते हैं, रो बराबर RA/L। इसका मात्रक होता है ओम इंटू मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध है। ये जो R है वो L के तो क्या होगा, समानुपाती होगा और क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। यानी अगर L बढ़ेगी तो R बढ़ेगी, L घटेगी तो R घटेगी, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो R घटेगी और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो R घटेगी। इन दोनों में जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी रेखा होती है। ये इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया। अब एक अपने को हमारे घरों में पूछ लेते हैं, ये 15 जगह का मैं कुछ बता देता हूं मैं। 17 AC प्रत्यावर्ती धारा जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता है और जिसकी आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, पूछ सकते हैं। और इसके परिणाम और दिशा समय के साथ बदलता है। और जो DC प्रत्यावर्ती धारा होती है इसका जो दिशा है वो नहीं बदलती है, लेकिन जिसकी आवृत्ति होती है वो शून्य होती है, ध्यान। 18 विद्युत जनितर देखो पीछे चित्र आ रहा है, ऐसे याद रखेंगे। ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है उस युक्ति का नाम विद्युत जनितर है। और विद्युत मोटर इसका उल्टा चलेगा, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत मोटर कहते हैं। हमारे घरों में जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, जिसको हमें कौन से क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। समांतर क्रम, हमारे घरों में जो धारा होती है उसको समांतर क्रम में लगाते हैं। और ये इसकी आवृत्ति होती है, इसकी शून्य होती है, इसकी 50 हर्ट्ज होती है। तो 8-10 क्वेश्चन में इंपोर्टेंट बता रहा हूं। एक तो नेफ्रॉन वाला है, एक मानव मस्तिष्क है, एक विद्युत जनितर है, एक विद्युत मोटर है और एक मानव मस्तिष्क बता ही दिया है। विद्युत उत्सर्जन तंत्र है, मानव उत्सर्जन तंत्र है। और मेंडल के तीनों नियम है, जिसमें प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपवन का नियम और पृथक्करण का नियम, वो तीनों नियम। और वो सारणी RR वाली। और ये
शुद्ध परिपथ में सावधानियां और जो 4 नियम है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, दाहिने हस्त नियम, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको कर लीजिए। ये मैंने कुछ बताए हैं, तो ये शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। मैं भोजराज प्रजापत सर, मुस्कान क्लासेस से। अगर ये मेरी आपको साइंस की क्लास करवाई हुई पसंद आए तो इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। थैंक यू।